टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के 12th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी चैप्टर आ रहे हैं टर्म 2 में उन सब के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से कि डिटेल में कौन कौन से जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं और इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज डाइपॉज डिफर फ्रॉम हाइबरनेशन। किस तरीके से डाइपॉज किससे अलग होता है हाइबरनेशन से। डाइपॉज क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन में जो जू प्लैंक्टन स्पीसीज होती हैं वो लेक और पॉन्ड्स में जो उनकी डीप में जाके सरवाइव करती हैं, मतलब जब उनको प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलती है तब वो क्या करती है, जो जू प्लैंक्टन होती हैं वो लेक के अंदर और जो पॉन्ड्स होते हैं उनके डीप में सरवाइव करती है। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं डाइपॉज। और हाइबरनेशन क्या होता है, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो सरवाइव नहीं कर पाती विंटर में, तो वो क्या करती है, विंटर स्लीप करती हैं। मीन्स पूरे विंटर, जब तक विंटर सीजन चलता है तब तक वो क्या करती हैं, स्लीप करती हैं। उसे कहते हैं हाइबरनेशन। तो इस तरीके से डाइपॉज और हाइबरनेशन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंशिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू डुप्लीकेट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ HIV वायरस इन अ होस्ट सेल। हमें इसमें क्या करना है, जो बुक में HIV वायरस का जो है रिप्लिकेशन बना है कि किस तरीके से HIV जो है बॉडी में इंटर करता है और सबसे पहले वो कौन से पार्ट को डैमेज करता है उसका लाइफ साइकिल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द इंटरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 प्रकार के मतलब एग्जाम्पल दिए गए हैं, हमें कौन कौन से इसके इंटरेक्शन, कौन कौन सा इंटरेक्शन इस स्पीसीज में प्रेजेंट होता वो बताना है। सबसे पहला है क्लोन फिश लिविंग अमंग द टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमोन्स। जो सी एनिमोन्स होते हैं इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से होती है और इनकी बॉडी पे इस तरीके से टेंटिकल्स ओरिजिनेट हुए रहते हैं। तो जो क्लोन फिश होती हैं उस सी एनिमोन की बॉडी पे सरवाइव करती हैं। ये किस टाइप का इंटरेक्शन होता है, ये है कमेंसलिज्म। कौन सा है, कमेंसलिज्म। मीन्स कमेंसलिज्म का मतलब होता है कि एक स्पीसीज को जो है, मतलब जो दूसरी स्पीसीज उसके ऊपर सरवाइव, ना तो उससे उसको बेनिफिट मिलेगा ना तो उससे उसको नुकसान होता है, कुछ भी नहीं होता, ना तो वो हार्म होगा ना तो वो उससे बेनिफिटेड होगा। तो ये क्लोन फिश जो है सी एनिमोन के टेंटिकल्स पे आके सरवाइव करे। सी एनिमोन को ना तो उससे कोई नुकसान हो रहा है ना तो उससे कोई प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलते हैं कमेंसलिज्म। तो इस टाइप का इंटरेक्शन जो होता है, जो प्रेजेंट होता है क्लोन फिश और सी एनिमोन के बीच में, उसे कहते हैं कमेंसलिज्म। नेक्स्ट है सकर फिश लिव अटैच टू द शार्क। एक सकर फिश होती है वो जो है शार्क के ऊपर सरवाइव कर रही है। अब शार्क को ना तो उस फिश से कोई प्रॉफिट मिलेगा ना तो उससे उसको कोई हार्म होगा। तो ये भी क्या है, ये भी कमेंसलिज्म का एक प्रकार का, ये भी क्या है, कमेंसलिज्म है। द नेक्स्ट इज स्मॉलर बारनेकल्स disappeared when the Blanus dominated in the coast of the Scotland। जब छोटे छोटे बारनेकल्स गायब हो गए थे, किसके आने से, बारनेकल्स आ गए थे वहां पे। स्मॉल बारनेकल्स गायब हो गए थे, किसके आने से, बारनेकल्स के आने से वहां से गायब हो गए थे, हट गए थे। तो ये किस टाइप का इंट्रैक्शन है, ये है कंपटीशन। किसकी वजह से हटे होंगे, वो कंपटीशन की वजह से। नेक्स्ट है वास्प पॉलिनेटिंग फिग इन्फ्लोरेसेंस। जो वास्प होता है वो फिग के प्लांट पे जो है क्या करता है, मीन्स वास्प और फिग दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये जब दोनों को बेनिफिट हो रहा है, उसको भी उससे प्रॉफिट मिलता है, उसको भी उससे प्रॉफिट मिलता है, दोनों मीन्स एक दूसरे के ऊपर टोटली क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो उसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीसीज को प्रॉफिट मिलेगा। जैसे एनिमल हो गया और प्लांट हो गया। एनिमल प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ देयर फूड। और जो है प्लांट जो है किस लिए एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट का काम कौन करता है, एनिमल्स करते हैं। इसलिए प्लांट को एनिमल की जरूरत होती है और एनिमल को प्लांट की जरूरत होती है, किसके लिए, फूड के लिए। तो इस टाइप के इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। Next question is state the use of the following enzyme acid produced by the microbes। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं, हमें ये बताना है इनका यूजेस कहाँ पे होता है। सबसे पहले एंजाइम का नाम है लाइपेज। इट इज यूज्ड इन द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर यूज्ड इन टू रिमूव द ऑयल स्टेन फ्रॉम द क्लॉथ। लाइपेज का यूज कहाँ किया जाता है, लाइपेज का यूज लॉन्ड्री में किया जाता है। उसका जो डिटर्जेंट होता है उसके अंदर लाइपेज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से
कोई भी ऑयली स्टेन मीन्स क्लॉथ में कोई भी ऑयली सब्सटेंस लगा हो तो ये लाइपेज क्या कर देता है, उसको रिमूव कर देता है। तो लाइपेज का यूज कहाँ पे किया था, डिटर्जेंट के फॉर्मुलेशन में किया था टू रिमूव द ऑयली स्टेन फ्रॉम द क्लॉथ। द नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। लैक्टिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है, लैक्टोबैसिलस से। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, ये क्या करता है, ये मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में। देन नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज, इट इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग द ब्लड क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, जब क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग मीन्स उनके जो ब्लड वेसल से जब ब्लड रिलीज होता है तब वो क्या होता है, जगह जगह पे ब्लड वेसल्स में ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो उस क्लॉटिंग को रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट इज पेक्टिनेज, इट इज यूज्ड टू क्लियर फ्रूट जूस। जो मार्केट का जूस होता है और जो हम घर पे जूस बनाते हैं, जो मार्केट का जूस होता है वो ज़्यादा क्लैरिफाई होता है और जो घर पे हम बनाते हैं वो कम क्लैरिफाई होता है। तो किसका यूज़ किया था मार्केट के जूस में, पेक्टिनेज का यूज़ किया था, जिसकी वजह से जो बॉटल का जूस होता है वो ज़्यादा क्लैरिफाई होता है एज कम्पेयर टू जो हम फ्रूट का जूस बनाते हैं अपने घर पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंट्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी इंट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने एक और सॉल्व किया था, इंट्रैक्शन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे आते। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कैस्पुटा ग्रोइंग ऑन द सू फ्लावर प्लांट। कैस्पुटा का जो प्लांट होता है वो किसी भी फ्लावर पे कहीं भी जाके इजिली ग्रो कर जाता है। तो वो जो प्लांट है कैस्पुटा, ये कहीं भी ग्रो कर रहा है, किसी भी प्लांट के ऊपर अगर ग्रो कर रहा है तो उसको क्या करेगा, उस फ्लावर को या उस प्लांट को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है और उसी से न्यूट्रिशन लेता है, सब कुछ लेता है। तो इस टाइप के इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म। क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म। जैसे कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म वो किसी मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब जाके सर्वाइव करेगा तो क्या करेगा, उसकी लाइफ साइकिल को भी डिसबैलेंस कर देगा टोटली, और वो उसका जो रिप्रोडक्शन होगा सब कुछ क्या करेगा, डैमेज कर देगा, उसको क्या कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है और वो खुद तो बिल्कुल ऐसे रह रहा है। तो इस टाइप के इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म बोलते हैं। तो कैस्पुटा जो है किसी भी जैसे सू फ्लावर है उसके ऊपर जाके सर्वाइव कर रहा है तो उस सू फ्लावर को क्या करेगा, पूरी तरीके से डैमेज कर देगा। तो इस टाइप के इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म। देन नेक्स्ट इज माइकोराइजा लिविंग ऑन द रूट ऑफ हायर प्लांट। जो माइकोराइजा है कुछ हायर प्लांट्स होती हैं उनकी रूट पे वो सर्वाइव करता है। तो वो माइकोराइजा क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट की जो है न्यूट्रिशन को लेने में मदद करता है। तो वो उसके बदले में प्लांट उसको क्या करता है, रहने की जगह देता है। तो दोनों के बीच में इंट्रैक्शन वो भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, और जो है माइकोराइजा को जो है प्लांट चाहिए और प्लांट को माइकोराइजा चाहिए। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, टोटली डिपेंडेंट है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरों के लिए क्या है, बेनिफिटेड है। तो जब दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं, वो उसके बिना अपनी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर सकता, वो उसके बिना लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर सकता है। तो इस टाइप के इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। तो इन दोनों के बीच में कौन सा इंट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, म्यूचुअलिज्म। Next question is list the specific symptoms of amoebiasis. Name the causative organism. Amoebiasis का स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या होता है और ये बताना है कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है, मीन्स अमीबियोसिस कौन से पैथोजन से होता है। सिम्टम्स क्या है अमीबियोसिस के, अमीबियोसिस का सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प स्टोल विद द म्यूकस एंड द ब्लड क्लॉट। ये सब सिम्टम्स किसका है, अमीबियोसिस से। अब नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा कि अमीबियोसिस होता किससे है, इट इज कॉज्ड बाय इंटरमीबा हिस्टोलिटिका से। अमीबियोसिस किससे होता है, इंटरमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ एल्गल ब्लूम इन अ वाटर बॉडी, हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम। सबसे पहले पार्ट में ये पूछा गया कि एल्गल ब्लूम, देखा होगा कि पॉन्ड्स होती हैं या लेक्स होती हैं, नॉर्मल ऐसे रिवर है, उसमें क्या होता है बहुत सारे उसके सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे क्या होता है, एल्गी ग्रो कर जाती है। ग्रीन कलर के कुछ एल्गी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई, एल्गी ग्रो कर जाती है उस लेक में। वो क्या होता है और वो किस तरीके से इकोसिस्टम पे इफेक्ट करता है, हमें ये बताना है। पहले तो बात करते हैं कि एल्गल ब्लूम कैसे होता है। एल्गल ब्लूम इज कॉज्ड बाय एक्सेस प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट
स्पेशली दैट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन द वाटर बॉडी। जब वाटर बॉडी में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे और उस न्यूट्रिएंट में कौन सा न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, तो उस कंडीशन में बहुत सारी एल्गी ग्रो कर जाती हैं और वो एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन कर लेती हैं। किसका फॉर्मेशन कर लेती है, एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम क्या होता है, एक्सेस न्यूट्रिएंट का प्रेजेंस होना किसके अंदर, वाटर बॉडी के अंदर, और उस एक्सेस न्यूट्रिएंट में सबसे ज्यादा क्या होगा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होगा। उसके प्रेजेंस की वजह से एल्गी क्या करती, वाटर की बॉडी के सरफेस पे ग्रो कर जाती हैं, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम कॉज होता है। अब ये किस तरीके से इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है, सबसे पहला है डिटोरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी। अब एल्गल ब्लूम वाटर की सरफेस पे ग्रो कर रहा है, एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन हो गया, तब क्या होगा, वाटर की क्वालिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज फिशेस मोटिलिटी, और जितनी भी फिशेस उसके अंदर सर्वाइव करेंगी उस एल्गल ब्लूम की वजह से फिशेस की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। देन नेक्स्ट इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑन एक्वेटिक एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। जो एनिमल तो उसके अंदर सर्वाइव कर रहे हैं उस पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ साथ में ह्यूमन बीइंग पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो 3 कॉजेस होते हैं, कौन कौन से, डिटोरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी, फिश की मोर्टेलिटी हो जाती है, टॉक्सिक इफेक्ट होता है किसके ऊपर, एक्वेटिक एनिमल और ह्यूमन बीइंग के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज डीएनए इज आइसोलेटेड इन प्यूरिफाइड फॉर्म फ्रॉम अ बैक्टीरिया सेल। किस तरीके से जो है डीएनए को अलग किया जाता है, किससे, बैक्टीरिया की सेल से। आइसोलेशन फ्रॉम बैक्टीरिया सेल, अब देखते हैं कि बैक्टीरिया की सेल से हम किस तरीके से डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, मीन्स अलग कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है द बैक्टीरिया सेल आर ट्रीटेड विद एंजाइम। बैक्टीरिया की सेल को कौन से एंजाइम से ट्रीट किया जाता है, दैट इज लाइसोजाइम एंजाइम से। कौन से एंजाइम से, लाइसोजाइम एंजाइम से। टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए अलॉन्ग विथ आरएनए प्रोटीन। उसके पास आरएनए प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मीन्स जो है बैक्टीरिया की सेल को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तभी उससे डीएनए क्या होगा, अलग होगा, और प्रोटीन भी तभी उससे क्या होगा, अलग होगा। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की सेल को ब्रेक करने के लिए किसका एंजाइम, कौन से एंजाइम का यूज किया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम का यूज किया जाता है। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम को जैसे ही बैक्टीरिया की सेल में डाल दिया जाता है तुरंत ही बैक्टीरिया की सेल से डीएनए क्या होगा, अलग हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आरएनए आर रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियोसिस। अब आरएनए को कैसे अलग किया था, क्योंकि उस बैक्टीरिया के पास क्या प्रेजेंट होगा, आरएनए प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो उस आरएनए को अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है, राइबोन्यूक्लियस का यूज किया जाता है। एंड प्रोटीन आर रिमूव्ड, और प्रोटीन को कैसे अलग किया जाता है, देखो सबसे पहले डीएनए को अलग करने के लिए जो है लाइसोजाइम का यूज किया जाता है, फिर जो है आरएनए को अलग करने के लिए राइबोन्यूक्लियस का यूज किया जाता है, और प्रोटीन को अलग करने के लिए प्रोटियोसिस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, प्रोटियोसिस का यूज किया जाता है। दस द डीएनए इज ऑब्टेन इन प्योर फॉर्म। उसके बाद जैसे इन सबको हम अलग अलग एंजाइम से ट्रीट कर देंगे और अलग अलग एंजाइम से इन सबको अलग कर देंगे, वैसे ही क्या होगा, डीएनए का भी आइसोलेशन हो जाएगा, मीन्स डीएनए भी क्या होगा, अलग हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाता है, बैक्टीरिया की सेल पे लाइसोजाइम एंजाइम का यूज किया जाता है, किसको ब्रेक डाउन करने के लिए, बैक्टीरिया की सेल को ब्रेक डाउन करने के लिए। तब वो क्या रिलीज करेगा, डीएनए, डीएनए के साथ साथ आरएनए प्रोटीन भी रिलीज होगा। फिर उस आरएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए राइबोन्यूक्लियोसिस का यूज किया जाता है, फिर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटियोसिस का यूज किया जाएगा। उसके बाद तब डीएनए क्या होगा, प्योर फॉर्म में आइसोलेट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है, क्यों उसको फैटल बोला जाता है। आंसर इसका है, इट इज अ फिनोमिना इन विच कैंसर सेल गेट्स आउटेड from a tumor spread to a different site through the body fluid and produce a secondary tumor when wherever they are logged. Since there is a no signal cure and the tumor cell are produced into a severe part of the body and it become a fatal. इसमें क्या होता है, ये ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो कैंसर की सेल होती है वो आसपास की जो नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसको भी अपने कांटेक्ट में ला देता है और नॉर्मल सेल को भी वो क्या करता है, ट्यूमर सेल बना देता है। ट्यूमर सेल जैसे ही बन जाता है वैसे ही
बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड के द्वारा, ब्लड फ्लूइड के द्वारा ये अलग अलग बॉडी के पार्ट में ट्रांसफर होता है और जितनी भी सेल्स होती हैं नॉर्मल सेल उनको अपने कांटेक्ट में ला देता है और उसको भी अपनी ही जैसे बना देता है, मीन्स अपने जैसे ही कैंसरियस सेल भी उसे बना देता है। तो इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, इसमें बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है। जैसे ही ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है उसको ट्रीट नहीं कर सकते, इसलिए बोला जाता है कि बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम होती जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो सकती, मीन्स बिकम अ फैटर। क्वेश्चन है, मिल्क स्टार्ट टू कोगुलेट व्हेन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इस शॉर्ट फॉर्म में लैब भी बोलते हैं, इज एडेड टू अ वार्म मिल्क एज अ स्टार्टर, मेंशन एनी अदर टू बेनिफिट ऑफ लैब प्रोवाइड। मिल्क को जैसे ही क्या करते हैं, कोगुलेट व्हेन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को जैसे ही गर्म दूध में डाल देते हैं तुरंत ही वो क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है। हमें उसका जो है बेनिफिट बताना है। लैब इम्प्रूव द, मीन्स लैब क्या करता है मिल्क के अंदर, लैब क्या करता है, इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट क्वालिटी, न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है, कर्ड की न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है और उसके अंदर विटामिन B12 के कंटेंट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसलिए क्वेश्चंस में शॉर्ट वजह से 1 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कर्ड के अंदर कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, तो कर्ड के अंदर कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, विटामिन B12। नेक्स्ट क्या करता है, दे ऑल्सो चेक द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन आवर स्टमक, स्टमक में अगर कोई भी डिजीज हो गई उसको चेक करने के लिए, चेकआउट करने के लिए जो है लैब का भी यूज किया जाता है। तो इसका 2 बेनिफिट है, किसका 2 बेनिफिट है, लैब का, कि लोग कर्ड का यूज क्यों करते हैं और ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड के अंदर क्या परफॉर्म करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, हाउ डिड इली लिली कंपनी गो अबाउट प्रिपेयरिंग इन इंसुलिन, किस तरीके से, सबसे पहले पार्ट में ये पूछा गया है कि किस तरीके से इली लिली कंपनी ने जो है ह्यूमन इंसुलिन को प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, हाउ इज द इंसुलिन दस प्रोड्यूस डिफरेंट फ्रॉम दैट प्रोड्यूस बाय द फंक्शनल ह्यूमन इंसुलिन जीन, जो इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है और जो इंसुलिन पहले से प्रेजेंट है, इन दोनों इंसुलिन के दोनों में क्या वेरिएशन है, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग है। आंसर क्या है इसका, इली लिली कंपनी सिंथेसाइज्ड इन विट्रो 2 DNA सीक्वेंस, इली लिली कंपनी ने इन विट्रो टेक्निक का यूज करके 2 DNA के सीक्वेंस बनाए थे। इसकी कोडिंग की थी फॉर अ पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 चेन बन रही थी इंसुलिन की। हमेशा याद रखना इंसुलिन की 2 चेन बनती है, एक A होता है और एक B होता है, और ये दोनों चेन एक दूसरे से किससे इंटरकनेक्टेड होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, किससे, पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे एक है A चेन, एक है B चेन, दोनों चेन किससे लिंक रहेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन से। उसके बाद दे वर इंट्रोड्यूस इनटू द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, इली लिली कंपनी ने पहले तो देखा कि जो इंसुलिन है उसके पास 2 चेन प्रेजेंट है, एक A है और एक B है, दोनों किससे कनेक्टेड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन से, या बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से दोनों कनेक्टेड हैं। उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर प्लाज्मिड ऑफ द ई कोलाई, ई कोलाई के प्लाज्मिड में उन्होंने क्या कर दिया, उस इंसुलिन को इंट्रोड्यूस करा दिया था। नेक्स्ट स्टेप इज द बैक्टीरियम प्रोड्यूस्ड बाय एंड सिक्रेटेड द 2 पॉलीपेप्टाइड चेन A and B सेपरेटली, जैसे ही प्लाज्मिड के ई कोलाई में जो है उसको इंसुलिन को इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा, तुरंत ही वो बैक्टीरिया क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, एक चेन क्या होगी A और दूसरी चेन क्या होगी B चेन, अलग अलग। उसके बाद दे वर आइसोलेटेड एंड कंबाइंड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज टू फॉर्म अ फंक्शनल इंसुलिन। उसके बाद क्या किया जाएगा, वो जो 2 चेन प्रोड्यूस हुई थी दोनों को डाइसल्फाइड ब्रिज से क्या कर दिया था, दोनों को ज्वाइन कर दिया जाएगा ताकि वो फंक्शनल इंसुलिन बन जाए। कैसी इंसुलिन बन जाए, फंक्शनल इंसुलिन बन जाए। तो किससे ज्वाइन किया जाता है, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा आता है कि जो A और B चेन होती हैं उनको ज्वाइन किससे किया जाता है, डाइसल्फाइड ब्रिज से। नेक्स्ट पॉइंट है द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय अ फंक्शनल ह्यूमन इंसुलिन जीन हैज अ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, जो इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है फंक्शनल ह्यूमन इंसुलिन से उसके पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती, एक चेन होता है A, एक B और एक C होता है। बट AB
चेन तो परमानेंट के लिए मतलब प्रेजेंट होता है, बट जो सी चेन होता है ड्यूरिंग द मैच्योरेशन पॉलीपेप्टाइड सी इज रिमूव, पॉलीपेप्टाइड सी को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अब ये इली लिली कंपनी ने इंसुलिन क्यों प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कुछ ह्यूमन बीइंग होते हैं जिनमें डायबिटीज होती है, तो डायबिटीज के कंडीशन में क्या होता है, इंसुलिन की सिंथेसिस नहीं होती है, तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन बना कि अगर उनके अंदर इंसुलिन नहीं बन रही तो उनको इंसुलिन कहाँ से दिया जाएगा। एनिमल के पैंक्रियास से पहले इंसुलिन निकाला गया था, तो उससे बहुत सारे एनिमल की डेथ हो जा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसी टेक्निक से इंसुलिन की प्रिपरेशन करें, इंसुलिन बनाएं कि ताकि एनिमल की डेथ भी ना हो और जिस भी पर्सन को डायबिटीज हुआ है उनको इंसुलिन मिल जाए। तब इन्होंने जो है ये टेक्निक यूज की थी और तब जाके ह्यूमन इंसुलिन मीन्स जो इंसुलिन यूज किया था ह्यूमन बीइंग में, उस इंसुलिन की क्या की थी, सिंथेसिस की थी। तो ये पूछा था कि फर्स्ट टाइम सबसे पहले इंसुलिन किसने बनाया था, इली लिली कंपनी ने बनाया था, और ये कंपनी कहाँ की थी, अमेरिका की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाई इज द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली लिम्फोसाइट्स इनटू अ एडीए डिफिशियंसी पेशेंट नॉट परमानेंट क्योर। जब जो है एडीए एंजाइम की कमी हो गई थी, एक 4 साल की बच्ची बॉर्न हुई थी 1990 में, उसमें देखा गया था ये जो एडीए एंजाइम होती है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, इम्यून सिस्टम के लिए। तो ये देखा गया कि उस बच्ची के अंदर ये एंजाइम की डिफिशियंसी थी, मीन्स ये एंजाइम उस बच्ची के अंदर नहीं प्रेजेंट था। तो ये क्वेश्चन फिर उसकी प्रिपरेशन की गई, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एडीए जो डिफिशियंसी हो गई थी, जब इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है लिम्फोसाइट के अंदर, तब वो उसमें परमानेंट क्योरेबल क्यों नहीं होता है। इसके पीछे हमें रीजन बताना है कि लिम्फोसाइट के अंदर अगर हम एडीए एंजाइम को डिफिशियंसी हो गई एडीए एंजाइम की, अगर उसको लिम्फोसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो परमानेंट के लिए क्योरेबल क्यों नहीं होगा, अगर उसको लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो आंसर क्या है, द जेनेटिकली enzyme to a lymphocyte, engineered lymphocyte have a lifespan. Hence, the patient require a periodic infusion of genetically engineered lymphocytes and the cure is not permanent. ये जो lymphocyte होता है, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसकी कुछ दिनों की लाइफ स्पैन होती है। अगर जो है एडीए एंजाइम को लिम्फोसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे, तब उसकी लाइफ स्पैन कुछ दिन की लाइफ स्पैन है, तो उसकी उस समय डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद इनएक्टिव हो गया, मीन्स वो उस एंजाइम की भी डिफिशियंसी, तब तो और कमी हो जाएगी एंजाइम की। तो इसी वजह से इसके पास इसकी लाइफ स्पैन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अगर हम लिम्फोसाइट के अंदर एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी जो हुई है, एडीए एंजाइम को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो वो तब भी परमानेंट क्योरेबल नहीं होगा। देयर वुड बी अ परमानेंट क्योर इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल, मीन्स बोन मैरो सेल से जब जीन को अलग किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू अ सेल एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, मीन्स जब बेबी डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो का ही फॉर्मेशन हुआ है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही अगर एडीए एंजाइम को इंट्रोड्यूस करा देंगे, तब जो है वो तभी परमानेंट क्योरेबल होगा। अगर उसको लिम्फोसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे, तब वो परमानेंट के लिए क्योरेबल नहीं होगा। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसके बोन मैरो में जब इंट्रोड्यूस कराएंगे, तभी वो क्या होगा, परमानेंट के लिए क्योरेबल होगा। और अगर हम लिम्फोसाइट के अंदर एडीए की डिफिशियंसी जो हुई है उसको इंट्रोड्यूस करा रहे एडीए एंजाइम को, तब वो परमानेंट के लिए क्योरेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि लिम्फोसाइट की क्या होती है, कुछ दिनों की लाइफ साइकिल होती है, लाइफ स्पैन होता है, इसलिए वो उसमें परमानेंट के लिए क्योरेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इन अ पॉपुलेशन। यहाँ पे दो के बीच में हमें क्या बताना है, डिफरेंशिएशन बताना। सबसे पहले बताना है कमेंसलिज्म और कंपटीशन के बीच में, दूसरा है कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म के बीच में। म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन और कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म के बीच में क्या बताना है, डिफरेंशिएशन बताना है। सबसे पहले है म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, वेयर बोथ द स्पीसीज आर म्यूचुअली बेनिफिटेड,
इसमें क्या होता है, जो दो स्पीसीज होती हैं उनको एक दूसरे से क्या होता है, टोटली बेनिफिट होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले, यहाँ पे हम एल्गी और फंगस का भी एग्जांपल ले सकते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, टोटली डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे हम प्लांट और एनिमल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। प्लांट जो होते हैं उनको एनिमल से जो है क्या चाहिए, वो एनिमल क्या करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं, मीन्स पॉलिनेशन लेके आते हैं। जब तक वो पॉलिनेशन नहीं लेके आएंगे तब तक प्लांट के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं तब तक आगे का प्रोसेस नहीं होगा। और एनिमल प्लांट के ऊपर क्यों डिपेंडेंट होते हैं, उनको फूड चाहिए प्लांट से, इसलिए वो टोटली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये इसमें क्या हो रहा है, दोनों स्पीसीज एक दूसरे से कि दोनों को एक दूसरे से क्या हो रहा है, बेनिफिटेड हो रहा है, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे से क्या होता है, म्यूचुअली इंटरेक्शन होता है दोनों के बीच में। फिर उसका कंपटीशन क्या होता है, इसमें एक प्रकार का ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें वेयर इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज compete with each other and for a certain resources and both are found। इसमें क्या होता है, जैसे एक रिसोर्स प्रेजेंट है और उसको लेने वाले 2 या 3 लोग हैं, तो रिसोर्स क्या है, वहां पे रिसोर्स लिमिटेड है और मतलब बहुत कम है, और स्पीसीज उसको चाहने वाली बहुत सारी स्पीसीज हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, उस रिसोर्स के लिए कंपटीशन होगा। जैसे एग्जांपल में फ्लेमिंगो और फिशेस दोनों लेक में सरवाइव कर रहे हैं, वहां पे जू प्लैंकटन है, जू प्लैंकटन दोनों, जू प्लैंकटन लिमिटेड है, मीन्स उसके नंबर क्या है, कम है, और उसको खाने वाला कौन कौन है, फ्लेमिंगो भी खाएगा उसको, फिशेस भी खाएंगी, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, जू प्लैंकटन को खाने के लिए दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। क्या होगा, कंपटीशन हो गया। ये हो गया म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देन नेक्स्ट इज कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होता है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, in which one species is benefited while the other is neither benefited nor affected। इसमें क्या होता है, कमेंसलिज्म में इसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, एक स्पीसीज टोटली बेनिफिटेड होता है, बट दूसरे स्पीसीज को ना तो उस स्पीसीज से कोई बेनिफिट मिलता है ना तो उससे कोई उसको हार्म्ड होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कमेंसलिज्म। बुक में कई सारे एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है अमेंसलिज्म, इन विच वन स्पीसीज इज इफेक्टेड। अमेंसलिज्म में क्या होता है कि स्पीसीज को इफेक्टेड होगा और while the other neither nor affected, दूसरी स्पीसीज ना तो इफेक्टेड होगी ना तो उससे कुछ होगा। एक स्पीसीज टोटली इफेक्टेड हो रहा है, मीन्स कोई अगर स्पीसीज आ भी रहा तो उसको बस नुकसान ही नुकसान हो रहा, फायदा बिल्कुल नहीं हो रहा है। दूसरी स्पीसीज को कोई भी इफेक्टेड नहीं होगा, मीन्स उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये रहा म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन और अमेंसलिज्म और कमेंसलिज्म के बीच में डिफ्रेंशिएशन। हमने इस पूरे लेक्चर में डिस्कस किए 12th क्लास के जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।